जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं जीएस इनोवेशन सेंटर जमुई। और हर जो है लेक्चर की तरह आज हम अगले लेक्चर की ओर अग्रसर हैं। और ठीक आज जो है आपके सामने लौह युग की शुरुआत करेंगे, मतलब अगले टॉपिक की ओर है। थोड़ा सा आपको वीडियो आने में लेट हुई है, इसके लिए मैं आपको क्षमा चाहता हूं। और अब उम्मीद करते हैं कि कुछ जो है इस तरीके से लेट आपका वीडियो नहीं होगा। कुछ इशू आ गई थी, टेक्निकल इशू आ गई, जिसके कारण आपके समक्ष में दिन प्रतिदिन आपके पास वीडियो लेके नहीं आ पाया। लेकिन अब से कोई दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद करते हैं। और हम भी प्रयास करेंगे कि आपके समक्ष हर दिन आपके पास वीडियो पहुंचता रहे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 अगले टॉपिक की ओर। ठीक है, चलिए। भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। देखिए, लौह युग की बात करता है, तो लौह युग की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये लौह युग क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, लौह युग उसे कहा जाता है कि इस समय लोहा का क्या हो गया था, प्रचलन हो गया था। लोहा से लोग परिचित हो गए थे और लोहा को यूज करने लगे थे। लोहा से परिचित, लोहा से परिचित। और लोहा से परिचित लोग कब हो गए थे? सबसे पहले हो गए थे उत्तर वैदिक काल में। कब हो गए थे? उत्तर वैदिक काल में जो है लोग लोहा से परिचित हो गए थे। उत्तर वैदिक का जो काल माना जाता है आपको 1000 BC से 600 BC तक उत्तर वैदिक काल माना जाता है। इसी सदी में, इसी जो है BC में दोस्तों, जो कि लोहा का जो है खोज हो गया था। अगर लौह युग की बात किया जाए तो लौह युग के 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा बांटा गया है दोस्तों? तो पहला जो बांटा गया है उसे हम कहते हैं साहित्य चित्रित। दूसरा कहते हैं पुरातात्विक चित्रित कहते हैं। ठीक है, साहित्यिक चित्रित और पुरातात्विक चित्रित। पुरातात्विक चित्रित को 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला बांटा गया दोस्तों, तो पहला उत्तर भारत का जो है, उत्तर भारत वाला जो भाग है वो वाला बांटा गया है। दूसरा जो बांटा गया है दोस्तों निम्न भारत में आ जाएगा आपका पूर्वी भारत की क्षेत्र बांटा गया है। ठीक है, और तीसरा जो बांटा गया है दोस्तों उसे कहते हैं आपका मालवा मध्य भारत का मालवा और महाराष्ट्र का भाग, मालवा और महाराष्ट्र का। चतुर्थ जो बांटा गया है दोस्तों, दक्षिण भारत वाला एरिया जो है ये बांटा गया है। और ये सभी चीज़ों में, ये सभी जगह पर विभिन्न चीज़ें प्राप्त की गई है। यही पुरातात्विक साक्ष्य में दोस्तों, यही पुरातात्विक साक्ष्य में चित्रित धूसर, क्या चीज़? चित्रित धूसर मृदभांडों की खोज हो गई थी। अर्थात जो मृदभांड थे, जो बनाए जाते थे, बर्तन जो बनाए जाते थे, उस पर चित्र अंकित करके बनाया गया, जिसे कहा गया चित्रित घूसर मृदभांड कहा गया। ये सभी चीज़ों जो है प्रयोग किया गया लौह युग में। साथ में दोस्तों आलमगीरपुर, उसके बाद अंतरजी खेड़ा, और साथ में अहिच्छित्र। क्या है? अहिच्छित्र। उसके बाद मथुरा है, उसके बाद रोपड़ है। ये सभी चीज़ों में, ये सभी जगह पर लौह का बना हुआ, यानी कि लोहा का बनाया हुआ औजार जो है सामने आया, सामान सामने आया। और ये सब चीज़ों से जो है परिचित थे। और साथ में लोहा से बने हथियारों को यूज किया जाता था, जैसे छेनी है, हथौड़ी है, कुल्हाड़ी है। क्या हो जाएगा दोस्तों? छेनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको? छेनी हो जाएगा, हथौड़ी हो जाएगा, उसके बाद आपका कुल्हाड़ी हो जाएगा, उसके बाद कुदाल हो जाएगा। ये सभी चीज़ों का जो है दोस्तों उस समय यूज़ किया जाता था। और साथ में बोल देगा कि पुरातात्विक साहित्य जो है, पुरातात्विक साहित्य यानी कि कितने जगह पर पुरातात्विक विभाग जो है पुरातात्विक साक्ष्यों को खोज कर दिया गया था। तो टोटल याद रखिएगा दोस्तों 725 ऐसा जगह है जो कि खोज किया था पुरातात्विक जो है साक्ष्य के अनुसार। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको 1 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा चित्रित धूसर मृदभांडों के साथ। लौह युग जो है चित्रित धूसर मृदभांडों के साथ जो है खोजा किया। इतना ही नहीं दोस्तों, जितना भी जगह हम आपको बताए हैं, अंतरजी खेड़ा है, आलमगीरपुर है, मथुरा है, रोपड़ है, ये सभी जगहों पर दोस्तों आपको मृदभांडों की लगभग जगह पर जो है प्राप्ति की गई है। और साथ में चित्रित आधारित जो है मृदभांड का प्रयोग किया गया, जो कि कपड़ों पर चित्र बना करके आपका जो है मृदभांडों पर बनाया जाता था। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था?
छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध का किसका भंडार था। दोस्तों देखिए मगध की बात कर दी जाती है तो मगध का जो एरिया है, मगध का एरिया जो है आपको पता होना चाहिए कि बिहार का जो क्षेत्र है वो मगध का एरिया कहलाता था। मगध की बात की जाए तो मगध का जो है स्थापना किसने किया था, तो 544 BC में वास्तविक संस्थापक जो है मगध का माना जाता है। किसका माना जाता है, बिंबिसार को। बिंबिसार बोलते कि बिंबिसार जो है किस वंश से संबंधित है, तो ये हर्यक वंश से संबंधित है। किस वंश से, हर्यक वंश से जो है संबंधित है। इसके साथ साथ में मगध एक ऐसा राज्य था, एक ऐसा प्रांत था जो कि यहाँ पर लोहा के साथ साथ तांबा मिले, वो भी भंडार के रूप में मिले। लोहा के साथ साथ तांबा मिला था, लोहा के साथ साथ यहाँ पर जो है तांबा मिला था। और मगध में जो सेना थी दोस्तों, ये सबसे बड़ी सेना थी। और मगध में जो सेना थी वो 3 रूप में चलते थे। किस रूप में चलते थे, पैदल चलते थे, घोड़ों पर चलते थे, घोड़े पर चलते थे और हाथी पर चलते थे। हाथी पर जो सेना हुआ करता था वो 3000 सेना था, 3000 से अधिक सेना थी। और घोड़े पर चला करते थे वो कितना थी आपका, 2 लाख। कितना था, 20,000 थी और 2 लाख इसके पास पैदल सेना था। कितना था, 2 लाख। बोल दे कि मगध क्या है, तो मगध जो है एक महाजन पद भी है। क्या है ये, महाजन पद है, जो कि इसकी जो है राजधानी कहाँ थी, तो गिरिवर्ज। गिरिवर्ज कहाँ पड़ता था दोस्तों, तो ये गिरिवर्ज जो है राजगीर के पास, यानी राजगीर को ही कहा जाता था। और बोलेगा कि महाजन पद की चर्चा किसमें है, तो अंगुत्तर निकाय में। किसमें है, तो अंगुत्तर निकाय में है। और अंगुत्तर निकाय की जो है, अंगुत्तर निकाय में कितने महाजन पद की चर्चा है, तो 16 महाजन पद की जो है चर्चा अंगुत्तर निकाय में की गई है। ठीक है, तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध किसका विशाल भंडार था, तो लोहा और तांबा का था। किसका था, लोहा और तांबा मिला, तो लोहा और तांबा मिला। लेकिन साथ साथ में बोल दे कि सबसे पहले किसका मिला था, तो लोहा को मिला था। कहाँ मिला था, लोहा को मिला था। कहाँ पर मिला था, राजगीर के पास मिला था, याद रखिए। तो डी इज द क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था, मगध के उत्थान के लिए बोल रहा है। तो देखिए उत्थान कहने का मतलब यह है कि मगध को आगे बढ़ाने का किसने काम किया, मगध को जो है साम्राज्य विस्तार करने में किसका योगदान रहा, मगध को सुरक्षित करने में किसका योगदान रहा। तो इसकी बातें कह गई है। आपको ऑप्शन दिया हुआ है बिंदुसार, अजातशत्रु, बिंबिसार और वासुदेव। दोस्तों अगर बात किया जाए तो मगध की स्थापना किसने किया था, तो मगध का वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है बिंबिसार को माना जाता है। लेकिन इससे पहले भी मगध हुआ करते थे, लेकिन मगध के उस समय शासक थे जरासंध थे। जरासंध को हटने के बाद जो है मगध साम्राज्य को आगे बढ़ाने का, ले जाने का काम किया था वो बिंबिसार, इसीलिए इन्हीं को माना जाता है। बिंबिसार जो है हर्यक वंश से संबंधित है और ये इसे वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं। मगध को याद रखेगा, वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। और साथ साथ में बोल देगा कि आपको ये कौन सा वंश से संबंधित है, आपका हर्यक वंश से। तो कब इसका स्थापना किया था, तो 544 BC में जो है इसकी स्थापना जो है बिंबिसार ने कर दिया था। उसके बाद देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है बिंदुसार, अजातशत्रु, बिंबिसार, वासुदेव। ये सब है कौन, देखिए बिंबिसार जो थे, बिंबिसार का जो पुत्र का नाम था उसका नाम था अजातशत्रु। क्या नाम था, अजातशत्रु। अजातशत्रु। और अजातशत्रु का पुत्र का नाम जो था उसका नाम था उदयन। और उदयन का पुत्र का जो नाम था उसका नाम था नागदशक। यही उदयन जो है पाटलिपुत्र का स्थापना किया था। क्या चीज का, पाटलिपुत्र का स्थापना किया था। अजातशत्रु ने मगध पर शासन करने के लिए अपने पिता को क्या कर दिया, हत्या कर दिया। अपने पिता को हत्या कर दिया, याद रखिएगा। अजातशत्रु को हम कुनिक के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जानते हैं, कुनिक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बिंदुसार जो है दोस्तों, ये बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, याद रखेगा। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था, पुत्र था। और अगर यदि बोल दे कि मगध की चर्चा जो है कहाँ कहाँ मिलती है, तो मगध की चर्चा जो है दोस्तों महाभारत में मिलती है। महाभारत के साथ साथ पुराण में मिलती है। पुराण के साथ साथ आपको अथर्ववेद में इसकी अथर्ववेद में इसकी चर्चा मिलती है। ये 3 जगहों पर मगध की चर्चा मिलती है। और मगध एक ऐसा साम्राज्य था जो कि 16 महाजनपद में सबसे बड़ा महाजनपद यही था। सबसे बड़ा महाजनपद। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका
मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार। वास्तविक संस्थापक यही भी माना जाता है। अब बिंबिसार इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध के हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो बताइए, देखिए हमने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि हाथी और घोड़ा किनके पास था? तो हाथी और घोड़ा जो है मगध साम्राज्य में यूज होता था। मगध साम्राज्य में किनके पास था? तो ये मगध साम्राज्य में यूज हुआ करता था। मगध के जो सेना थी, जो 2 लाख से अधिक सेना थी, और यह मगध साम्राज्य में हाथी और घोड़े का ज़्यादा जो है युद्ध किया जाता था, और 3000 से अधिक हाथी हुआ करता था, और 2 लाख से अधिक जो 20,000 से अधिक जो है इसके पास घोड़ा का सेना था। घोड़ा वाला क्या था? सेना था। किसके पास था? जो है आपका मगध साम्राज्य के पास था। इसके साथ साथ में आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि कौशल, मगध, चंपा, अवंती, ये सभी जो है महाजन पद है। ये सभी आपका क्या है? महाजन पद है। महाजन की पद की संख्या टोटल कितना है? 16। चर्चा कहाँ मिलते हैं इसे? तो अंगुत्तर निकाय में मिलती है। अंगुत्तर निकाय में बोलते हैं। सबसे बड़ा महाजन पद बोल देगा तो मगध सबसे बड़ा जो है महाजन पद है। और साथ साथ में बोलेगा कि साउथ इंडिया का एकमात्र महाजन जिसे कहा जाता है अस्मक। क्या है? अस्मक, जिसकी राजधानी जो है पोटली। कहाँ है जिसकी राजधानी? पोटली है। ठीक है, इसमें हो जाएगा आपका मगध। मगध का राजधानी क्या बताए थे दोस्तों? गिरिवर्ग। क्या बताए थे? गिरिवर्ग। अवंती का राजधानी क्या है? अवंती ये 2 भागों में बटा हुआ है, एगो उत्तर और एगो दक्षिण। उत्तर वाला का जो राजधानी है इसे कहते हैं उज्जैन, और दक्षिण वाला जो राजधानी है इसे कहते हैं माहिष्मती। दक्षिण वाला। अंग की राजधानी कहाँ है? बिहार के क्षेत्र में पड़ता है ये दोस्तों। अंग का राजधानी चंपा है। अब वत्स का राजधानी जो है आपका कौशल देखने को मिलेगा। तो ये सभी जो है महाजन पद है। महाजन पद की हमने जो है पूरी तरीके से आपके सामने जो है कर दिया गया है, डिस्क्राइब कर दिया गया है। ठीक है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा क्या थी? संस्कृत थी, पाली थी, ब्राह्मी थी, खरोष्टी थी। याद करिए दोस्तों, हमने आपको पढ़ाया था कि अशोक का जो शिलालेख था वो लिखा गया था आपका खरोष्टी में लिखा गया, ब्रही में लिखी गई है, भरभू लिपि में लिखी गई है, साथ साथ में अरेमाइक लिपि में लिखी गई है। यानी कि ये चारों लिपि में जो है आपको मिलेगा, शिलालेख मिलेगा, अशोक का शिलालेख। और उसमें ये भी बताए थे कि अशोक की सबसे बड़ी स्तंभ लेख का नाम उसका क्या है? आपको रुमिनदेही है। और सबसे बड़ा शिलालेख बोलेगा तो सबसे बड़ा शिलालेख बोलेगा तो वो हो जाएगा आपका 13वां शिलालेख। एक और होते हैं, 3 होता है। देखिए शिलालेख की संख्या, शिलालेख कितने प्रकार का उसका लिखा गया था अशोक का? 3। शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। ये 3 तरीके का जो है लेख अशोक के शासनकाल में लिखा गया था। याद रखेगा। बरोही जो है बाएं से दाएं लिखी जाती थी। कैसे लिखी जाती थी? बाएं से दाएं। खरोष्टी लिपि किधर से लिखी जाती थी? दाएं से बाएं। दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ये संस्कृत जो है दोस्तों किसके द्वारा बोली जाती थी? तो आर्य लोग। आर्य लोग कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया से आए थे। और ये अंग्रेजी संस्कृत को बोलने को वाले को क्या कहा गया था? श्रेष्ठ कहा गया था। साउथ इंडिया में किसने आया था लिखने के लिए, तो सिखाने के लिए? तो ऋषि श्रेष्ठ, ऋषि अगस्टस जो है आए थे सिखाने के लिए। ठीक है। पाली ये बुद्ध काल में बोला जाता था पाली, बल्कि इसके साथ साथ में जो बुद्ध साहित्य भी लिखा गया, बौद्ध साहित्य भी जो लिखा गया उसे हम जो है पाली भाषा में ही लिखा गया था। तो आपका क्वेश्चन नंबर इसका आंसर क्या आ जाएगा? प्राचीन काल। तो प्राचीन काल में जो लिखने का काम प्रयुक्त करते थे वो संस्कृत जो है अधिकतर जो है भाषा यूज किया जाता था। तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? संस्कृत इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, हेरोडोटस को क्या माना जाता है? हेरोडोटस को माना जाता है तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। तो हेरोडोटस क्या थे? ये एक इतिहासकार थे। हेरोडोटस एक इतिहासकार थे, इनका जो मृत्यु हो गई थी 425 बीसी में इसकी मृत्यु हो गई थी। इनकी पुस्तक का जो नाम था हिस्टोरिका। क्या नाम था? हिस्टोरिका इनकी जो है पुस्तक की नाम थी। ठीक है ना। भूगोल का जनक किसे कहा जाएगा? तो भूगोल 2 तरीके का, याद रखेगा। क्या हो जाएगा? अगर बोल दे प्राचीन भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? प्राचीन भूगोल का जनक बोल देगा। दूसरा बोलेगा कि भारत में भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भारत में भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भूगोल का जनक बोल देगा, उसे कहा जाता है इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। अब भारत में भूगोल कहेगा तो जेम्स
जेम्स रेनले। इरेटोस्थनीज का बुक का नाम था जियोग्राफिका था, याद रखेगा। राजनीतिक शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो ये अरस्तु को कहा जाता है। और ये कहाँ का रहने वाले थे, तो ये यूनान का रहने वाले थे। मतलब अधिकतर इतिहासकार, चिकित्सक, वैज्ञानिक जो मिलेगा दोस्तों यूनान को, यही कारण था कि यूरोप वाले यूनान से बहुत ज़्यादा खुश था। आपको यूरोप नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़िएगा तो उसमें भी आपको इसकी चर्चा मिलेगी। ये अरस्तु कहाँ का रहने वाला था आपका, ये यूनान का रहने वाला था, ठीक है ना। ये जो है ये जो राजनीतिक शास्त्र का जनक थे। उसके बाद में बोल देगा इसके पुस्तक का नाम क्या है, पॉलिटिक्स रिटोरिक्स इनकी जो है पुस्तक का नाम था, ठीक है। उसके बाद अगर बोल दे दर्शन शास्त्र का जनक कौन थे, तो प्लूटो, याद रखेगा प्लूटो। एक बात और याद रखेगा दोस्तों कि अगर अरस्तु की बात की जाए तो अरस्तु जो है प्लूटो का शिष्य थे, प्लूटो का शिष्य। और ये गुरु किसका था, सिकंदर का। सिकंदर का गुरु कौन थे, अरस्तु थे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। ये प्राचीन भूगोल जो लिखा हुआ है इसको भूगोल का जनक सिर्फ मानिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया बोलने में। अगर प्राचीन बोलेगा ना, प्राचीन भूगोल का जनक बोलेगा, तो प्राचीन भूगोल का जो जनक है उसे कहा जाता है आपका हिकैटियस। इसकी पुस्तक का नाम है परियोडस। इसकी पुस्तक का नाम जो है परियोडस है। अलेक्जेंडर, सिकंदर और पोरस ने लड़ी थी। कब लड़ी थी, देखिए हाइड स्पीच के युद्ध, झेलम, पानीपत में, तराइन में। जब सिकंदर भारत पर युद्ध कर रहा था तो अखंड भारत की पहली जीत यही थी, जो कि किसके बीच हुआ, ये पंजाब प्रांत में झेलम नदी के किनारे हुआ था, सिकंदर और पोरस के बीच। किसके बीच, सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। 326 बीसी में हुआ था, 326। ये आत्मसंपन्न की लड़ाई थी, ये आत्मसंपन्न की लड़ाई थी। साथ साथ में पोरस की इसमें हार हो जाती है और सिकंदर की जीत। पोरस हार जाता है और सिकंदर का क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। किस नदी के किनारे हुआ था, तो ये झेलम नदी के किनारे हुआ था। झेलम नदी के किनारे हो गया था, ठीक है ना। हाइड स्पीच का युद्ध 326 सिकंदर और पोरस के बीच में, झेलम नदी हो जाएगा। 1500 पानीपत का युद्ध बोले तो पानीपत में 3 युद्ध हुआ। कितने युद्ध, 3 युद्ध हुआ था। तो एक 1526 में हुआ, दूसरा 1556 में हुआ था, तीसरा 1761 में हुआ था। 1526 में बोल दें तो ये हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुए। 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ, 1761 में जो हुआ था वो अहमद शाह अब्दाली और अफगान शासक के बीच, यानी कि कह सकते हैं कि मराठा और अहमद शाह अब्दाली अफगान शासक के बीच, यानी कि ये प्रथम युद्ध हुआ, ये द्वितीय युद्ध हुआ और ये तृतीय युद्ध हुआ था। तराइन का युद्ध बोला जाए तो तराइन का 2 युद्ध हुआ था, पहला और दूसरा हुआ था। ये हुआ था 1191 में, एक हुआ था 1191, दूसरा हुआ 1192। किसके बीच होती है, तो ये होती है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच होती है। एक बार मोहम्मद गौरी जीत जाती है, उसके बाद दूसरा बार में फिर क्या हो जाती है, हार जाती है। इस तरीके से ये सब लड़ाई जो है देखा गया था। चलिए ठीक है। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया। देखिए ग्रीक के शासक सिकंदर की बात कर रहा है, यानी कि सिकंदर जो रहने वाला था वो ग्रीक का रहने वाला था। कहाँ का, ग्रीक का रहने वाला था। और सिकंदर का जो एंट्री होता है, किस युद्ध से एंट्री होता है भारत में, तो हाइड स्पीच युद्ध के साथ, हाइड स्पीच युद्ध के साथ भारत में एंट्री होती है, जो कि 326 ईसा पूर्व में होती है। पोरस इससे क्या होती है, हार जाता है और आपका सिकंदर जो है विजयी हो जाता है। किस नदी के किनारे हुआ था भैया, तो ये झेलम नदी के किनारे हुआ था। उसके बाद आपको इसमें ऑप्शन दिया हुआ है एमबी, चंद्रगुप्त मौर्य, पोरस और घनानंद। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की बात किया जाए तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का जो है गुरु थे, जिसका नाम था चाणक्य। क्या नाम था, चाणक्य थे, याद रखेगा। इन्होंने मौर्य वंश का स्थापना किया था। क्या चीज का स्थापना किया, मौर्य वंश को स्थापना किया। किसको हरा करके, घनानंद को हरा कर मौर्य वंश की क्या किया, स्थापना किया था।
ठीक है। उसके बाद आ जाइए पोरस। पोरस और सिकंदर के बीच में क्या होता है, हाई स्पीड का युद्ध होता है। कब होता है, 326 ईसा पूर्व में होता है। कौन सा प्रांत में होता है, तो ये पंजाब हरियाणा वाला जो प्रांत है वह उसी के बीच, उसी के पास जो है आपका आता है। तो ये हो गया आपका पोरस 326 पंजाब, ठीक है। एमबी दोस्तों, एमबी कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं आगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 8 का सी। पोरस के बीच क्या हुआ था, इसका युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपका, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है, सूक्ति संग्रह, मूसा संहिता, जिंदावस्था, त्रिपिटक। मूसा संहिता जो है इसके, ये जो है ना, ये इसका धार्मिक पाठ है, याद रखिएगा, धार्मिक पाठ, धार्मिक पाठ है ये। उसके बाद बोल रहा है कि पूजा स्थल क्या कहलाता है, तो इसका जो है पूजा स्थल कहा जाता है सीने, क्या कहलाता है आपका, सिनागोस, सिनागोस कहलाता है। उसके अगर बोल दे कि आपका धार्मिक पाठ बोला है ना, हाँ, अगर बोल दे आपका कि जेंदावस्था क्या कहलाता है, तो जेंदावस्था जो है पारसियों का, जेंदावस्था जो है, जेंदावस्था, जेंदावस्था पारसियों का पवित्र ग्रंथ है, पारसियों का पवित्र ग्रंथ है, याद रखेगा। किसका है, तो पारसियों का, पारसियों का पवित्र जो है ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। जेंदावस्था, जेंदावस्था। त्रिपिटक तो आपको पता होगा, त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से ग्रंथ, बौद्ध धर्म का क्या है, एक साहित्य है, बौद्ध धर्म का जो है एक साहित्य है। कौन कौन सा, तो 3 साहित्य था। किसका था, सूत पिटक, विनय पिटक, तीसरा जो है अभिधम्म पिटक, अभिधम्म जो है पिटक, ये सब जो है धार्मिक साहित्य है, ठीक है। उसके बाद आपका सूक्ति संग्रह, तो सूक्ति संग्रह दोस्तों, ये सूक्ति याद करिए, ऋग्वेद में सूक्त की चर्चा है। कितना जो सूक्त है, 1028 सूक्त की है। कितना है ऋग्वेद में, सूक्त की संख्या बोलेगा आपका तो 1028, क्या है, 1028। ऋचाएं बोल दे तो 10,462, 10,462 है, याद रखिएगा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है, मूसा संहिता, मूसा संहिता। निम्नलिखित में, निम्नलिखित मगध के राजवंशों का कालानुक्रम लिखिए। देखिए यहाँ पर मगध की बात कर रहा है, तो पहले मगध के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि मगध है क्या। तो दोस्तों आपको सबको पता होगा, हम पढ़ाए हैं कि मगध जो है एक जो है महाजनपद है। ये क्या है, महाजनपद है। कितने महाजनपद है टोटल, तो टोटल 16 महाजनपद है। 16 महाजनपद में सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो है आपका मगध है। मगध का राजधानी क्या रखा गया, गिरिवर्ज, क्या रखा गया, गिरिवर्ज। गिरिवर्ज के बाद में हटा करके पाटलिपुत्रा कर दिया, फिर पाटलिपुत्रा से वैशाली जाता है, फिर वैशाली से जो है पाटलिपुत्रा आने का काम करता है। अलग अलग शासक जो है अलग अलग तरीके से वो है अपना राजधानी रखने का काम किया था। देखा जाए तो मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो मगध साम्राज्य की स्थापना जो किया था, जिसका नाम था बिंबिसार, बिंबिसार था। तो कब किया था ये, 544 बीसी में, 544। जाहिर है दोस्तों कि उसका उत्तराधिकारी उसके बेटे बनते हैं, तो इनका बेटा का नाम था अजातशत्रु। क्या था, अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद जो गद्दी पर बैठा, ये अपने पिता को मार करके और ये अपना गद्दी पर बैठा। और अजातशत्रु का बेटा जो था उदयन, ये भी अपना जो है पिता को मार करके ये गद्दी पर बैठा। उदयन के बाद जो बना वो बना नागदशक। और ये नागदशक जो है, ये नागदशक जो है ये अंतिम शासक रहता है, हर्यक वंश का अंतिम शासक जो है नागदशक रहता है। नागदशक के बाद जो गद्दी पर बैठता है, इसको हरा करके, इसको हटा करके जो बनता है उसका नाम है शिशुनाग। यहीं से जो है, यहीं से जो है आपका शिशुनाग वंश की स्थापना हो जाती है। शिशुनाग वंश की अंतिम शासक जो बनता है उसका नाम है नंदीवर्धन। क्या नाम है दोस्तों, नंदीवर्धन। नंदीवर्धन के बाद जो है गद्दी पर जो बैठता है, इसको हरा करके महापद्म नंद। कौन है, महापद्म नंद। और महापद्म नंद के बाद जो है, महापद्म नंद का जो है अंतिम शासक जो हुआ करता है उसका नाम है घनानंद। और घनानंद की टक्कर होती है, किससे होती है दोस्तों, सिकंदर करने वाले रहते हैं, लेकिन चाणक्य की सहायता से सिकंदर झेलम नदी से ही उसको वापस कर दिया जाता है। सिकंदर यानी कि सिकंदर समकालीन था घनानंद की, कह सकते हैं। चाणक्य जो है यहां से हटा दिया गया था, याद रखिएगा। इसको किसको हटा दिया, सिकंदर को। झेलम नदी से जो है लौटाने में इसका जो है अहम योगदान रहता है। फिर बाद में जो है यहां से चाणक्य जो है, चाणक्य की सहायता से जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना करता है।
कब करता है? मौर्य वंश की स्थापना। अब देखा जाए ये कब कब का थी, तो आपको ये देखिए हर्यक वंश सबसे पहले हुआ था, कब स्थापना हो गया आपका ये 544 बीसी में। उसके बाद देखा जाए शिशुनाग वंश की स्थापना, तो ये 412 में, कब हुआ? 412 में किया गया था। उसके बाद किया जाए नंद वंश की, तो ये 345 में किया गया था, क्योंकि बीसी में क्या होता है? घटता जाता है, ये घटते गया। अब मौर्य वंश की देखा जाए तो ये मौर्य वंश की स्थापना जो आपका हो गया था आपका 322, ये हो जाएगा। चलिए 322, ये तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बता दीजिए इसका आंसर। आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तथा 3 हो जाएगा। ये मिट गया, लिख देते हैं। आपका ये 544 हो जाएगा। 544 के बाद ये हो जाएगा हर्यक वंश हो जाएगा, शिशुनाग वंश हो जाएगा आपका 412 हो जाएगा। और ये नंद वंश आपको पता ही होना चाहिए कि 345, सॉरी नंद वंश 345 बीसी में हो गया था। महाभाष्य से लिखा था गार्गी ने, मनु ने, बाण ने, पतंजलि ने। तो महाभाष्य जो है पतंजलि ने लिखा था। उसके बाद मनु बात किया जाए तो मनु ने मनुस्मृति लिखा था। मनु ने मनुस्मृति लिखा था, याद रखें मनुस्मृति। और इसे प्रथम विधि निर्माता कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कहा जाता है। इस पतंजलि ने महाभाष्य को लिखा था, याद रखिएगा महाभाष्य को लिखा था। पुष्यमित्र सिंह का यह जो है पुरोहित था। गार्गी कौन थे? तो गार्गी जो है वेद के व्याख्या करने वाले थे, वेद को व्याख्या करने वाले थे। और साथ साथ में ये वैदिक काल में, कब थे? वैदिक काल में थे, याद रखिएगा। बाण यानी ये बाणभट्ट, मानिए बाणभट्ट जो है, इसकी किताब का नाम है कादम्बरी, याद रखिएगा कादम्बरी। ये हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, हर्षवर्धन के दरबार में। तो महाभाष्य लिखा था पतंजलि। आपका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सकीय त्रय क्या थे? देखिए चिकित्सकीय त्रय मतलब 3 होता है, मतलब ये तीनों जो है चिकित्सक हुआ करते थे प्राचीन भारत में, ठीक है ना। तो देखिए आपका सी इज द राइट आंसर है, क्योंकि ये चरक भी एक आयुर्वेद डॉक्टर थे, सुश्रुत भी थे, बागभट्ट भी थे। तो चरक की बात किया जाए तो चरक जो है कनिष्क के दरबार में रहते थे। कहाँ पर रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। इन्होंने लिखा था चरक संहिता। क्या लिखा था इन्होंने? चरक जो है संहिता लिखने का जो है ये काम किया था। सुश्रुत किया जाए तो ये एक सर्जरी का जनक माना जाता है। किसका? सर्जरी का जनक माना जाता है। और साथ साथ में इसने लिखा था सुश्रुत संहिता भी लिखने का काम किया। सुश्रुत संहिता जो है लिखने का काम किया था, ठीक है, सुश्रुत संहिता लिखने का काम किया था। इन्होंने जो शिक्षा का जो ग्रहण किया था ये धन्वंतरि से प्राप्त किया था, धन्वंतरि से शिक्षा प्राप्त किया। बागभट्ट क्या कहा जाए तो ये प्राचीन काल का जो है एकमात्र ऐसे जो है डॉक्टर थे, चिकित्सक थे, जो पूरी तरीके से अपने बारे में व्याख्या किया और अपने बारे में परिचय दिया। और साथ साथ में देखा जाए इन्होंने भी बहुत सारा जो है बुक लिखा, जैसे कि आपका अष्टांग हृदय, क्या हो जाएगा आपका? अष्टांग हृदय। और उसके बाद अष्टांग संग्रह जो है लिखने का काम किया था। किसने किया था? बागभट्ट किया था। ये 600 बीसी के काल का माना जाता है, ये 620 में हुआ करता था। तो सी इज द राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।